बैंक है उनको अपना पैसा चाहिए जो करीब करीब 3800 करोड़ रुपए करीब का है। और दूसरी तरफ जेपी पावर अपनी सेल को निरंतर कम करता जा रहा है। आप कहीं जॉब करते हैं तो महीने के बाद पैसे आते हैं, पहले 2-3 दिन सिस्टम समझने में चीज़ें लग जाती हैं, और अब आप सिस्टम समझ गए तब भी आपका क्या होगा, 30 दिन बाद ही पैसे मिलेंगे। समझ रहे ना? चीज़ निकल कर आई है जहाँ पर वेदांता को झटका लग गया है। अब ये असल में झटका है, और अगर झटका है तो फिर आज रॉकेट शेयर क्यों नहीं बना। बाजार की गतिविधियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा, और जब आप बाजार की गतिविधियों को समझ जाते हैं तो आपका पैसा तब भी जल्दी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उस गतिविधियों के साथ नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज जेपी एसोसिएट से संबंधित बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, जहां पर जेपी एसोसिएट से हम जेपी पावर देख रहे हैं। उन निवेशकों के लिए ये एक धमाकेदार न्यूज़ है जो सोच रहे हैं, पर जो माइंड से देख रहे हैं ना, उनके लिए ये धमाकेदार न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को झटका दे दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेदांता ने अपनी एक याचिका लगाई थी कि हमारी सबसे बड़ी बोली थी आपने, मतलब एनसीएलटी ने ये क्यों अडानी जी के पक्ष में जेपी सेट की चीज़ें कर दी, इस पर चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ से एक चीज़ निकल कर आई है जहाँ पर वेदांता को झटका लग गया है। अब ये असल में झटका है, और अगर झटका है तो फिर आज रॉकेट शेयर क्यों नहीं बना। उन सारी नीतियों को समझे। मैं कहता हूँ ना, हम न्यूज़ को समझते नहीं हैं, तो आज इस न्यूज़ को अब मैं आपको भली भांति समझा दूंगा। बाजार के अंदर इतनी तेज़ी, क्या युद्ध रुकने वाला है? क्या ईरान की शर्तें माननी पड़ रही है या मानी जाएगी? क्या तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान, ईरान के अधिकारी और अमेरिका के अधिकारियों को कह रहे हैं कि भैया युद्ध रोक दो, शांति हो जाएगी? इस चीज़ के ऊपर विश्लेषण करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। बात करेंगे एनएमडीसी की, क्या चीज़ उसने कर दी है। दूसरी बात करेंगे हम टीड़ागढ़, आपको पता ही है एक रेलवे का स्टॉक है, दूसरा है जुपिटर वैगन। और इन दो कंपनियों के अंदर जेफरीज़ को, टीड़ागढ़ जो रेलवे कंपनी है उसके अंदर 3% की बढ़ोतरी दिख रही है, और दूसरे के अंदर नाजुक स्थितियां दिख रही हैं। उन सारी नीतियों को आज हम समझकर चलेंगे। देखो सर, बाजार के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है तो बाजार की गतिविधियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा, और जब आप बाजार की गतिविधियों को समझ जाते हैं तो आपका पैसा तब भी जल्दी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उस गतिविधियों के साथ आपके पास धैर्यता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिस्टम की चीज़ें समझ गए ना, तब भी आपको बहुत चीज़ें समझ के चलनी पड़ेगी। जब आप कहीं जॉब करते हैं तो महीने के बाद पैसे आते हैं, पहले 2-3 दिन सिस्टम समझने में चीज़ें लग जाती हैं, और अब आप सिस्टम समझ गए तब भी आपका क्या होगा, 30 दिन बाद ही पैसे मिलेंगे। समझ रहे ना? तो जब आप बाजार की रणनीति समझ जाते हैं तो वो अचानक से कल आपको मज़ा दे देगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या करना है? समय सबसे वैल्यूबल है, और जो समय की स्थितियों को समझ जाए बाजार के अंदर वो कामयाब होके रहेगा। पर उसको बाजार की रणनीतियाँ बहुत समझ में आनी चाहिए, समझ गए? तो इसी तरीके से जेपी एसोसिएट जुड़ता जा रहा है जेपी पावर से। जेपी पावर को हम देख रहे हैं कि उछाल आ जाए, क्योंकि अडानी पावर में क्या पता मिक्स हो जाए, और अडानी ग्रुप के हाथों में जब जेपी सेट लग जाए तो कहीं ना कहीं 24% की जो हिस्सेदारी है उससे जेपी पावर का भला हो जाए। पर इसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि 24% के अंदर चीज़ें गिरवी रखी पड़ी हैं, और इसके अंदर डीआईज जो बैंक है उनको अपना पैसा चाहिए जो करीब करीब 3800 करोड़ रुपए करीब का है। और दूसरी तरफ जेपी पावर अपनी सेल को निरंतर कम करता जा रहा है। तो ये है असल
चीज़ के टॉपिक जिसको आपको समझना है। दूसरा बात करेंगे वेदांता जब इस नीतियों के साथ आगे बढ़ा कि हमको क्यों नहीं, और उसने गीता का पाठ पढ़ा। गीता का पाठ सुबह सुबह पढ़ते ही वेदांता जी के अनिल अग्रवाल को एक चीज़ समझ में आ गई कि मैं मेहनत करूँगा, फल भगवान देगा, पर जो चीज़ों के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसके लिए शक्ति मुझे मिलेगी। इस तरीके से उन्होंने गीता का उपदेश पढ़ा और चीज़ों को समझा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपना लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा मज़ा आ रहा है ना इस चीज़ को सुनने में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब चीज़ें चल रही हैं, वहाँ से चीज़ें निकल कर आनी थी कि क्या वेदांता की चीज़ें सही हैं, क्या अडानी जी की चीज़ें सही हैं। अब इस टॉपिक पर आई है एक न्यूज, समझो इस न्यूज को, ये न्यूज क्या कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को जयप्रकाश एसोसिएट यानी कि जेपी सेट के अधिग्रहण की अनुमति देने वाले आदेश में, अनुमति किसने दी थी? एनसीएलटी ने थी, देने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। भैया हस्तक्षेप करने से, बीच में पढ़ने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। कोई फैसला नहीं सुनाया उसने कि अडानी जी सही थे, वेदांता जी सही थे। पहले चीज़ों को समझनी चाहिए हमें। उसने हस्तक्षेप करने से मना करा है। कारण तो बताए होंगे ना कि जब सुप्रीम कोर्ट में वेदांता पहुंचा जेपी एसोसिएट के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ों को समझा और हस्तक्षेप यानी कि बीच में पढ़ने से उसने कहा अभी हम कुछ नहीं चीज़ कर सकते इसके अंदर, चीज़ों को समझो, वर्डिंग समझा करो। एक तो होता है कि याचिका को खारिज कर दिया, समाप्त कर दिया हर चीज़, नहीं, ये हस्तक्षेप वाली चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझो, जिससे वेदांता को बड़ा झटका लग गया। अब लोगों ने बड़ा झटका समझ लिया होगा और सोच रहे होंगे मज़ा आ गया, अब तो जेपी सेट जाएगा अडानी के पास, जेपी पावर। भैया अभी उलझते हुए मामले हैं। चीज़ों को अगर हम समझते गए ना, अधिग्रहण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिससे अरबपति अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप को झटका लगा है। पर यह झटका ज़्यादा दिन तक नहीं है। चीज़ों को आप समझ कर चलें। 14,500 करोड़ रुपए की ऋण समाधान योजना पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, और उसकी जो बोली के अस्तित्व की चुनौती दी थी उसको उन्होंने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सुनवाई नहीं है, ये हस्तक्षेप की चीज़ें क्यों है। आगे अगर आप समझते गए तो आपको पता ही है वेदांता ने ये सब चीज़ें की थी, लेनदारों ने वेदांता के पक्ष में नहीं अडानी के पक्ष में चीज़ें की थी, वहाँ से चीज़ें अलग नहीं की थी। अब आपको समझना है स्थितियाँ, यहाँ गंभीर विषय है, समझो इसको। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, वकीलों की दलील हो रही है आपस में, सुनने के बाद हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ये देखते हुए कि संबंधित कंपनी अपील यानी कि एनसीएलटी के समक्ष 10 अप्रैल को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। क्या मतलब इसका? उन्होंने ये कहा है कि भैया अभी तो 10 अप्रैल को एनसीएलटी से एक फैसला आना है, लास्ट फैसला 10 अप्रैल को आना है, उससे पहले मैं क्या सुनवाई कर दूं? चीज़ों को समझो। अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध, अंतिम सुनवाई किसकी? एनसीएलटी। पहले जेपी एसोसिएट के लिए गौतम अडानी जी को क्या चीज़ कही गई थी? मौखिक रूप से चीज़ें की गई थी। उसकी अंतिम सुनवाई यही है कि 10 अप्रैल को क्या अब अडानी के पक्ष में एनसीएलटी पूरी तरह से संपर्क साधे हुए है या फिर वो कुछ अलग नीति आएगी। तो 10 अप्रैल तक के आपको विश्वास करना है, चीज़ों को समझना है। इस तथ्य को देखते हुए 2026 की कंपनी अपीलें अब एनसीएलटी के समक्ष 10 अप्रैल को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। हमें आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। समझ में आ गया ना? हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि 10 अप्रैल को तो एनसीएलटी से चीज़ें होनी है। ये रिजेक्ट नहीं हुआ है मामला। ये भैया यही तो कह रहा हूँ मैं। जब आप सच्चे चैनल पर आते हो ना, सच्ची चीज़ें आपको दिखती हैं। कह रहा हूँ सच्ची चीज़ें देखो भैया। अदालत ने न्यायाधिकरण से अनुरोध किया है कि यदि दलीलें अधूरी रह जाती है तो मामले को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और अगले कार्य दिवस पर सुनवाई जारी रखी जाए। भाई अगर सारी चीज़ों के अनुसार हो रही है, एनसीएलटी ने हाँ या ना कर दिया, उसके बाद अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम इसके अंदर चीज़ों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सुनो, पूरा सुनो। अदालत ने यह भी कहा कि यदि निगरानी समिति अंतिम अवधि में कोई बड़ी नीतिगत निर्णय नहीं लेती, अंतिम अवधि कब है? 10 अप्रैल याद रखो, तो वो मामले की जानकारियों को देखते हुए एनसीएलटी के विचार पर विचार करने के बाद ही ऐसा कर सकती है। समझ में आ गया ना? संक्षेप में समझो, एनसीएलटी का 10 अप्रैल को अंतिम फैसला आना है।
उससे पहले एनसीएलटी के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट वेदांता पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा है कि हम बीच में नहीं आ सकते क्योंकि अभी मामला 10 अप्रैल की नीतियों के साथ है। एनसीएलटी से जो भी चीज़ें होगी उसके बाद आ जाना जी, हम काम कर देंगे आपका, फिर हम इसमें सुनवाई करेंगे। तो ये तो वैसी न्यूज़ है जो भ्रमित कर रही है उन लोगों के लिए जो उजाले उजाले देखते हैं। आज बाजार के अंदर काफ़ी तेजी। क्यों तेजी? चीज़ों को समझो। क्या युद्ध रुकने वाला है? क्या 45 दिन तक की नीतियों के साथ युद्ध रुकेगा या शर्तें मानी जाएंगी? सब चीज़ों को समझो। ईरान और अमेरिका को 45 दिन के युद्ध विराम और होर्मुज को फिर से खोलने के लिए मसौदा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भैया क्या हो रहा है कि दो अधिकारियां हैं ईरान और अमेरिका के, उनसे बात कर रहा है। कौन कर रहा है? मिस्र कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है और तुर्की कर रहा है। ये मध्यस्थता के कारणों से कर रहा है कि जो भाई लड़ाई को रोका जाए, ये चीज़ें जो खोली जाए। अब इन तीनों की चीज़ें क्या ईरान मान ले या अमेरिका मान ले? ये तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। 45 दिन तक के युद्ध विराम मतलब 45 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा युद्ध है या कुछ और है ये चीज़ें? भाई युद्ध क्या होता है कि एक दूसरे देश के ऊपर विजय प्राप्त करना। इसमें विराम कर लो, पहले हम रेस्ट कर लो, 45 दिन पर फिर आ जाएंगे। ये अमेरिका और ईरान क्या इस चीज़ को मान जाएंगे? मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान मध्यस्थता की चीज़ें अपना रहे हैं कि हम दोनों के हाथ मिला देंगे। क्या ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? देखो सर, क्या कहा गया है, जिसमें युद्ध को समाप्त करने का रास्ता खोजने के लिए 45 दिनों के युद्ध विराम और होर्मुज जो जहाँ से तेल दाल निकलता है को फिर से खोलने का आह्वान किया गया है। 45 दिनों के बाद ये सारी चीज़ें आपको क्या फिर से आपको देखने की लड़ाई होगी? नहीं होगी। पर 45 दिन तक अगर ये हुआ तो क्या होगा? इससे बाज़ार में रौनकें आ जाएंगी। वो आज आपको देखने को मिल गया। पर सोचने वाली बात है, क्या ईरान और अमेरिका इस चीज़ की पुष्टि कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो पुष्टि नहीं कर रहा है कोई भी। देखो सर, क्या समझो, दोनों मंत्री ईरान के और अमेरिका के, उनको भेजे गए प्रस्ताव पर ईरान और अमेरिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो जब दोनों ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, न्यूज़ आपके सामने आ गई है। अधिकारियों ने निजी वार्ताओं पर चर्चा करने के लिए नामना छापने की शर्त पर बात कर दी है जी। और ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों पक्ष ऐसी शर्तों पर सहमत होंगे या नहीं। तो जब कुछ सहमति नहीं होंगी, कुछ नहीं होंगे, न्यूज़ ने अपना काम कर दिया है। ईरान का कहना है कि वह तब तक लड़ता रहेगा जब तक उसे वित्तीय मुआवजा और भविष्य में हमले न किए जाने का आश्वासन नहीं मिलता। तो शर्त रख रहा है वो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर ईरानी पुलों और बिजली स्टेशनों पर बमबारी करने की धमकी दे दी है, जल्दी से चीज़ों को कर लिया जाए। तो यहाँ आप किसकी बात समझोगे? उन अधिकारियों की, पाकिस्तान की, तुर्की की या फिर मिस्र की, जो मध्यस्थता करके दो अधिकारियों से कह रहे हैं युद्ध रोक दो, 45 दिन का विराम कर दो और जल रास्ता खोल दो। कितनी आसान नीति है, पर इसने आज बाज़ार में काम कर दिया है। पर यह भी आपको समझना, मैंने आपको क्या कहा है, शांत रहना है, न्यूज़ पल पल आएंगी। तो ये कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं कि 45 दिन तक के युद्ध रोक दो जी, मतलब 45 दिन के बाद फिर शुरू कर दो जी या रोक दो जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेफरीज को क्यों एक रेलवे स्टॉक में 32% की, सॉरी मैंने 43% पहले बोला था, 32% की वृद्धि और दूसरे स्टॉक में 22% की गिरावट देखी जा रही है। 22% की गिरावट किसमें? जुपिटर वैगन में। और टीटागढ़ जो रेलवे सिस्टम है उसके अंदर देख रहा है 32% की उछाल। और दोनों कंपनियों के शेयर टॉप पर भी गए थे अभी कुछ 2024 के तब। देखो सर, दोनों कंपनियों के काम समझ लो। दोनों कंपनी एक जैसा ही वर्क करते हैं, पर टीटागढ़ उससे ज़्यादा वर्क करता है। टीटागढ़ रेल के डब्बों में काम करता है, बहुत सारी चीज़ों में काम करता है। वंदे भारत के लिए वर्क करता है वो, है ना, डिफेंस के लिए कंपनी वर्क करती है। तो ये जेफरीज की चीज़ें हैं, इसे आप समझो। पर हमें क्या समझना है, पहले समझो कि उसने 810 रुपये का टारगेट तो दे दिया है टीटागढ़ में, दूसरा दे दिया है 200 रुपये का किसमें? जुपिटर वैगन्स में। ये आप समझ कर चले। अब आप इनको समझ लो, पर देखो कि दोनों कंपनियों में काम सबसे बेहतर कौन सा करता है, या दोनों कंपनियों का काम क्या है, पहले आपको ये समझ कर चलना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो टीटागढ़ वैगन्स जो है क्या काम करती है, ये रेलवे और मेट्रो के डिब्बे रोलिंग स्टॉक बनाने का काम करती है। ये भारत की सबसे बड़ी निजी वैगन निर्माता कंपनियों में से एक है, ये आप समझ कर चलना।
दूसरी तरफ अगर मैं देखें तो रेलवे वैगन और कोच, ये आप समझना, मालगाड़ी के वैगन बनाती है, ये आप समझ के चल सकते। पैसेंजर कोच, जैसे आप देखते होंगे भैया जो पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं EMU MEMU जैसी गाड़ियाँ होती हैं, उनका भी ये चीज़ें करती है। मेट्रो रेल, आजकल मेट्रो रेल में ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, आप अपने शहर में भी देखते होंगे। इन्होंने बेंगलोर मेट्रो के लिए भारत की पहली ड्राइवलेस मेट्रो ट्रेन भी बनाई है। किसने? टीटागढ़ ने बनाई, ये आप समझ कर चल सकते हैं। टीटागढ़ ने वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए काफ़ी अच्छा किया। 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट बनाने और उसे 35 सालों तक उनका रखरखाव मेंटेनेंस करने के लिए भी हस्ताक्षर हो रखे हैं। किसके? रेलवे, टीटागढ़ रेलवे के लिए। तो आपको ये समझना है। अन्य क्षेत्र में अगर आप देखें तो शिप बिल्डिंग है ना, शिप बिल्डिंग होगी, कंपनी रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में हो गया, समुद्री जहाज़ों के क्षेत्र में, इस तरीके की कंपनी वर्क करती है। और ट्रेनों के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इंजन से जुड़े पार्ट्स का निर्माण भी टीटागढ़ रेलवे वैगन करता है, ये आप समझ कर चलना। ब्रिज और डिफेंस, जैसे डिफेंस के अंदर ब्रिज का निर्माण होता है तो वो भी कंपनी वर्क करती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसे आप समझ कर चल सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको जेफरीज ने जैसे जैसे बताया वो तो समझाया, पर मैंने आपको इसका काम समझाया टीटागढ़ रेलवे के बारे में, और जुपिटर वैगन के बारे में हम अगली बार बात कर लेंगे। फिलहाल टीटागढ़ के ऊपर जेफरीज को क्या चीज़ें दिख रही है भैया? वो कह रहा है कि यात्री डिब्बों में 9% और मेट्रो डिब्बों में 16% की CGR से ये वृद्धि होगी। तो उसने हमारे सामने ये चीज़ें भी रख दी है, और सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जहाँ टीटागढ़ के लिए बहुत बेस्ट चीज़ें और जुपिटर वैगन के लिए वो थोड़ा सा कम स्थितियाँ बता रहे, पर दोनों कंपनी बेस्ट है, ये आप समझना, जिस क्षेत्र में वो वर्क करती है ना। तो रेलवे की स्थितियाँ हैं, न्यूज आई है, इसलिए मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बता दिया। NMDC के अंदर आज अच्छे खासे उछाल आए हैं, और NMDC के अंदर इसलिए आए कि लोहा एस्सेक की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। भारत की सबसे बड़ी लोहा एस्सेक कंपनी है, अच्छा खासा ये उत्पादन करती है, बेचती भी है, और वो अपने रेटों में अगर उछाल करेगी तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आप ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा उत्पादन करती है, ज़्यादा चीज़ बेचती है, और रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा? उस पर ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये एक स्थितियां हैं जहां पर आज NMDC के शेयरों में तेजी आई। लेकिन अगर आप मेरी 3 दिन पुरानी वीडियो देखेंगे, मैंने वहां आपको समझाया कि ये भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने लोहा एस्सेक में सबसे ज़्यादा उत्पादन करके दिखा दिया है। ये ऐसी कंपनी भारत की बन गई है। तो इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है रेट बढ़ना, रेट तो कल घट बढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट वो न्यूज़ थी जहां ये भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई जहां इसने अपने उत्पादन को बढ़ाया। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं ना। तो ये वो सारी नीतियां हैं जहां पर आज हमने बाजार की नीतियों को समझा। फिर कह रहा हूं, खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।